फ्रेंड्स, आदमी अकेडमी 2.0 का स्वागत है। तो मैं आपको क्लास 10th में पेपर सोल्यूशन करवा रही थी और मैंने कुछ 2018-20 का भी इससे पहले अपलोड किया हुआ कि पेपर किस तरह से आया है। तो आप इन पुराने क्वेश्चनों को रिवीजन कर लीजिए, आपको इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन भी बोर्ड के एग्जाम में मिल जाएंगे और इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप इस पर जाके देख सकते हैं 10th, 12th, 9th के। तो ये 2020 का सेट है, अलग अलग सेट होते हैं। इससे पहले भी मैं एक अपलोड कर चुकी हूँ, ये इसका सेकंड वाला है। तो फटाफट देख लेते हैं, पूरा साइंस का सॉल्यूशन आपको इसमें मिल जाएगा। तो खंड का खा गा में ये डिवाइड होता है और प्रत्येक खंड आपको करना अनिवार्य है। पहले फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, फिर बायो। 3 घंटे 15 मिनट का टाइम मिलता है और 70 मार्क्स का आपका होता है। 30 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल के होते हैं प्रत्येक सब्जेक्ट में, ठीक है, जो भी 6 सब्जेक्ट होते हैं 10th में। तो पहले आपको MCQ करने होते हैं, फिर 2 मार्क्स के, फिर 4, इस तरह से चलता है। तो देख लेते हैं। खंड का स्वस्थ आँख का निकट बिंदु होता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार पूछा भी गया, ये आपको बताना है। तो 25, 50, 100, इसमें से कौन सा होगा? 25 सेंटीमीटर, ठीक है। या फिर ऐसे बोलेगा कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो वो भी 25 ही आंसर आएगा। अगर बोलता दूर बिंदु कहाँ बनता है, तब आपको अनंत पे टिक लगाना है। जितने भी मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊंगी सारे, वो भी अपने आप में क्वेश्चन है, ठीक है। दूर बिंदु बोले तो अनंत, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी बोले या स्वस्थता का निकट बिंदु बोले तब 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, तो इसकी वक्रता नहीं, यहाँ पे वक्रता है, वक्रता त्रिज्या क्या होगी? तो इसका फॉर्मूला आता है, मैं सवाल के भी न्यूमेरिकल करवा रखे, उसकी प्लेस बनी हुई है। तो फोकस दूरी F20 है, R निकालना है। तो R दुगना होता है यहाँ पे, और ठीक है, और F आपकी इसकी आधी होती है। F बराबर फॉर्मूला होता है R/2। तो R निकालेंगे तो इन दोनों को गुणा कर देंगे। R बराबर होता है 2 इंटू F, तो 2 इंटू F का मान कितना है 20, तो आंसर हमारा 40 सेंटीमीटर आएगा। यहाँ पे ऑप्शन गलत दे रखा है इसमें, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 40 सेंटीमीटर। F पूछा जाता तो हम 10 पे कर देते, F होता तो आधा होता है और R निकालते डबल कर देते। 40 सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा। यहाँ पे 3rd नंबर पे आप कर लेंगे। नेक्स्ट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक डायनामो पूछा जाता है, यानी विद्युत जनित्र, एक विद्युत मोटर, कौन किसको चेंज करता है? तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी इससे पहले भी कि विद्युत अगर पहले आ रहा है तो आपको पहले ऑप्शन में विद्युत ही जाना है। तो देखो ना, इसमें है तो ये भी नहीं होगा विद्युत, इसमें भी पहले नहीं है तो ये भी नहीं होगा, इसमें भी नहीं है तो ये भी नहीं होगा, इसमें लास्ट वाले में होगा। वैद्युत ऊर्जा पहले आ रहा तो ये आंतरिक ऊर्जा में ये चेंज करेगा, ठीक है। तो इसका 4th राइट हो जाएगा। इसी जगह अगर विद्युत जनित्र होता या डायनामो करके पूछा जाता है, इसी को डायनामो भी कहते हैं, तब आंसर आप लगाते हैं इसका जस्ट उल्टा, ये आंतरिक को विद्युत ऊर्जा में। डायनामो या विद्युत जनित्र पूछे तो ये 3rd होगा, और विद्युत मोटर पूछा गया तो हमारा 4th आंसर होगा, ठीक है। इन दोनों क्वेश्चनों को अच्छे से याद कर लो, बहुत पूछे आते हैं। अब देखते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस। ये 3 हो गए आपके MCQ। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला क्यों प्रतीत होता है, क्यों दिखाई देता है? तो क्यों देता है? क्योंकि वहाँ पे वायुमंडल नहीं पाया जाता है, ठीक है। वायुमंडल क्यों नहीं होता? क्योंकि वहाँ प्रकीर्णन ही नहीं होता, वायु के कण जो होते हैं ज़्यादा फैलेंगे नहीं तो कहाँ से होगा। तो ये क्वेश्चन पूछा आता है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला क्यों दिखाई देता है, तो क्योंकि वहाँ पे वायुमंडल नहीं पाया जाता। इस तरह से आप कर सकते हैं। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है यही वाला। और फिर ऐसे पूछ ले कि चंद्रमा से देखने पर आकाश कैसा दिखाई देता है, तो काला। दोनों तरीके से आपको आना चाहिए, ठीक है। फिर आपके समस्या, ये मैं आपको करके दिखाऊंगी किस तरह से 2 आंसर आएगा इसका। किसी तरफ का क्रांति कोण सी, क्रांति कोण सी कितना है 30 डिग्री, ठीक है। अब अपवर्तनांक म्यू पूछा गया, इस तरह से भी बना सकते हैं और एन भी लिख सकते हैं आप, जैसे अच्छा लगे। तो ये म्यू बराबर एन बराबर क्या होता है 1/6
साइन सी होता है। तो 1/sin सी का मान 30 डिग्री दे रखा है। तो साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2। फिर से देख लेते हैं इसको। क्रांति कोण को सी से लिखते हैं, ये है, ठीक है। साइन क्रांति कोण में 30 दे रखा है, 30 लिख देंगे, 30 डिग्री। तो साइन 30 का मान 1/2 होता है, यहाँ रख देंगे, 2 ऊपर पहुँच जाएगा। इस तरह से नीचे के एक का कोई वैल्यू नहीं होती, तो हमारा एन हमारा कितना आएगा? 2। और एन का अपवर्तनांक का मात्रक कुछ भी नहीं होता। आप इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं अपवर्तनांक को, ठीक है। इस तरह से 2 आंसर आएगा। ये वाला फॉर्मूला याद रखना, एन बराबर 1/sin सी। सी हमारा क्रांति कोण है। अब देखो ये वाला सम्स। 4th, 4 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात करनी है। तो एफ हमें कितना दे रखा है? 4 मीटर है, ठीक है। सेंटीमीटर होता है तो अलग फॉर्मूला लगाते हैं, मीटर में अलग। ये आपको अच्छे से आना चाहिए। क्षमता यानी पी पूछा गया, तो मीटर का पहले बता देती हूँ। पी का फॉर्मूला मीटर में होता है 1/f, और सेंटीमीटर में होता तो 100/f लगाते, ठीक है। तो 1/f का मान रख दो 4। अब 4 का भाग दोगे तो यही आएगा हमारा 0.2f। और ध्यान रखना ये अवतल दिया है तो फॉर्मूले में यहाँ माइनस लग जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर हमारा माइनस में आएगा 0.25। और क्षमता का मतलब डायोप्टर होता है तो इसे डी भी ले सकते हैं, तो माइनस का 0.25 आ जाएगा। यहाँ पे उत्तल होता तो हमारा प्लस में आता, ठीक है। तो क्षमता का मात्रक भी आपको यहाँ से याद हो गया, डायोप्टर। कैसे निकाला वो हमने कर लिया। सपोज यहाँ पे सेंटीमीटर होता तो हम 100/f लगाते, तो 100/4 कर देते, तो हमारा आंसर 25 सेंटीमीटर, ये 25 डायोप्टर निकल आता, ठीक है। मीटर है तो हमने 1 वाला लगाया। ये आपको न्यूमेरिकल वाले की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उससे आप अच्छे से कर सकते हैं। उसमें मैंने फोकस दूरी, क्षमता, ये सारे जितने भी न्यूमेरिकल पूछे आते हैं सारे करवा रखे हैं, ठीक है। उसके बाद 3rd नंबर पे आपको आरेख खींचना है। इसमें आपको समझाना नहीं है, इन दोनों पे आरेख खींचना है आपको। जैसे ये अवतल के दर्पण पे, तो केंद्र पर कोई वस्तु रखी है, तो इस तरह से आप कोई अवतल दर्पण बना लेंगे, ठीक है। यहाँ पे बीच में एक लाइन खींच देंगे, यहाँ पे केंद्र मान लेंगे सी। यहाँ पे ए हो गया, इमेज आपकी वस्तु कोई रखी है, ए बी कोई वस्तु रख देंगे। इसका सपोज दर्पण M1 है, ये M2 है। इस तरह से आपको आरेख खींचना है। यहाँ पे डैश मान लेंगे, फिर इस तरह से इसको यहाँ मिला देंगे, इसको यहाँ, ये आपका यहाँ पे एफ फोकस हो जाएगा। इस तरह से आपको आरेख खींचना है। इसमें को समझाना नहीं, इस इन दोनों का केवल आरेख पूछा है, ठीक है। या फिर आप सवाल कर लो, या फिर इसमें देखो चॉइस दे रखी है। एक मिनट, चॉइस में क्वेश्चन कौन सा पूछा है? लेंस के प्रथम फोकस, द्वितीय फोकस की परिभाषा पूछी और वही आपको आरेख खींचना है। तो मैं डेफिनेट बता देती हूँ लेंस के प्रथम, अवतल लेंस के प्रथम फोकस की। तो अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर चलकर आने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाती हैं? समांतर हो जाती हैं। यही लेंस का प्रथम फोकस कहलाता है, ठीक है। मुख्य अक्ष पर बिंदु जो चलकर किरणें आएंगी वो उसके बाद क्या हो जाती हैं? समांतर हो जाती हैं सारी। जैसे कोई ये लेंस है अवतल हमारा, ठीक है। यहाँ से जितने भी किरणें आके ये इस तरह से ऐसे ऐसे ये समांतर किरणें हैं, ठीक है, समांतर हो जाती है निकलने के बाद। ये डेफिनेशन होगी। उसके द्वितीय फोकस में क्या हो जाएगा कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने के बाद अवतल लेंस के अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती हैं वो क्या कहलाता है? उसका द्वितीय फोकस कहलाता है। प्रतीत होती हैं, ठीक है। इसमें द्वितीय फोकस में क्या होगा? प्रतीत होंगी। आपको आरेख नहीं करना, बस डेफिनेशन बतानी है। प्रथम में फिर से सुन लो। अवतल लेंस में क्या होगा कि कोई बिंदु से चल के आ रही किरणें तो वो अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाएंगी? समांतर, ठीक है। इस तरह से समांतर हो जाएंगी अपवर्तन के पश्चात, तो उसका प्रथम फोकस कहलाता है, ठीक है। और द्वितीय फोकस में क्या होता है कि समांतर चलने वाली किरणें अवतल लेंस के अपवर्तन के पश्चात आती हुई प्रतीत होती हैं, ठीक है। तो वो उसका द्वितीय फोकस कहलाता है। ये इसकी डेफिनेशन है। अब नेक्स्ट देखो,
घरों की वायरिंग के परपथ में फ्यूज का क्या महत्व है, आप सभी को पता है। फिर आपको परपथ बनाना है इसका परपथ। सिंपल सा कि कहीं शॉर्ट का सर्किट होता है तो क्या होता है कि फ्यूज जो तार होता है वो गर्म होकर पिघल जाता है और टूट जाता है, जिससे सारा कनेक्शन टूट जाता है और आपके जो भी रेडियो, पंखे, टीवी ये सब चल रहे होते हैं तो वो फ्यूज होने से बच जाते हैं, इसीलिए लगाया जाता है। और जितनी धारा अधिकतम होगी उतना ही तार मोटा लिया जाता है। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है, इनका डायग्राम बना के पूरा एक्सप्लेन कर देना है। अगर आप ये ना कर पाओ तो सबसे बेस्ट है आपको चॉइस जितनी है सम्स कर लो। 3-4 चैप्टर में सवाल है, इससे बाहर आपको नहीं मिलेगा। थ्योरी आपको याद नहीं होती तो आप ये कर लो। ठीक है, फ्यूज का। और फ्यूज में श्रेणी क्रम में होता है। क्यों? देखो श्रेणी क्रम में इस तरह से ये जोड़ा होता है, जिससे कि कभी शॉर्ट सर्किट हो तो यहाँ से अगर तार टूटा है तो सब जगह का टूट जाएगा। ठीक है, ये होता है फ्यूज में। और जो फिटिंग करते हैं घरों में समांतर क्रम में, जैसे क्या होता है समांतर क्रम इस तरह से होता है। जब श्रेणी समांतर का आप सवाल करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ से कनेक्शन टूट गया तो इसमें और इसमें लाइट जाती रहेगी। और श्रेणी में क्या होता है कि एक से टूटा तो सब जगह चला जाएगा। जैसे जो झालर वगैरह आप दिवाली पे डालते हैं तो वो ऐसी होती है, एक जगह से फ्यूज हटे तो पूरी झालर जलना बंद हो जाती है। ठीक है, पर घरों में फिटिंग समांतर क्रम में करते हैं और फ्यूज में जो तार होता है वो श्रेणी क्रम में। क्यों? मैंने आपको बता दिया कि शॉर्ट सर्किट हो तो एक जगह से टूटे तो सब जगह से चली जाए और आपके जो भी इलेक्ट्रिक उपकरण होते हैं वो फ्यूज होने से बच जाते हैं। आप ऐसे बना के लिख देंगे, ये नहीं तो आप समझ करके देखो किस तरह से। बाट सामर्थ्य यानी पी हो गया कितना 1500, बी 250 वोल्ट है। तो आपसे क्या पूछा, एक तो आई पूछा गया है और एक आपसे प्रतिरोध यानी आर पूछा गया है। तो पहले आई निकाल लेते हैं, 6 एम्पियर इसका आंसर आएगा। देखो किस तरह से, फॉर्मूला क्या होता है, पी बराबर वी आई होता है। फॉर्मूले याद कर लो सारे। तो आई अगर हमें निकालना है तो क्या हो जाएगा, पी अपॉन ये वाला बगल वाला नीचे चला जाता है, तो पी हमारा 1500 है, बी 250 दे रखा है। 0 से 0 गया, 25 से 150 काट देंगे 6 बार, 25 के 150 होते हैं। तो हमारा आई निकल आएगा 6 एम्पियर। धारा का मात्रक एम्पियर होता है और इसे अमीटर में मापा जाता है। ये हो गया। अब निकाल लेते प्रतिरोध आर। आर कैसे निकालेंगे, देखो आर का फॉर्मूला होता है प्रतिरोध का बी स्क्वायर अपॉन पी। तो स्क्वायर तो बी की वैल्यू में 2 टाइम्स लिखनी है, तो 250 लिख देंगे। पी हमें एक ही बार लिखना 1500, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 25 का गुणा करेंगे तो 625। ठीक है, अब 15 से यहाँ पे डिवाइड देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा यही 15 चौके 60, फिर 15 कम 15, फिर पॉइंट लगाएंगे 100 हो जाएगा, 15 चक्के 90। तो इस तरह से हमारा 41.6 ओम प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। इस तरह से हम निकाल लेंगे आर और आई। ठीक है, सबसे बेस्ट होता है आपका सम्स, पूरे नंबर आपको दिला के जाएगा और आपको मात्रक भी याद होने चाहिए, पूछ ले जाते हैं। ये हो गया हमारा। अब देखो फिर से सवाल आ गया, आपके कैलकुलेशन वीक है तो आपको क्या करना है सवालों में, मतलब लॉन्ग में क्वेश्चन में क्या करना है, प्रत्यावर्ती धारा ये वाला क्वेश्चन याद होना चाहिए। और आंख वाला मानव नेत्र वाला चैप्टर वो क्वेश्चन याद होना चाहिए लॉन्ग में, प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, डायनमो इनकी क्रियाविधि, फ्यूज की क्रियाविधि। अगर आपको सवाल नहीं आते तो आप इनको तैयार करो लॉन्ग में। ठीक है, और सम्स आते तो सबसे बेस्ट है, आपको पूरे नंबर दिला के जाएगा। अब फिर से सवाल आया देखो अथवा में 10 वोल्ट, बी बैटरी हमारी वोल्ट 10 है। ठीक है, आपको ए बी के मध्य प्रतिरोध निकालना है, मतलब ए बी। देखो पूरा डायग्राम देखो, ये हमारा पूरा डायग्राम। इसके भी सारे न्यूमेरिकल मैंने करवा रखे हैं। बैटरी 10 वोल्ट है, ए बी के बीच आर निकालना है, मतलब इतने पूरे में आर पहले निकालना है, इसको नहीं जोड़ना है पहले। ठीक है, पहले ए बी के मध्य, फिर इन्हीं चारों के बीच हमें विभवांतर निकालना है। पर जब हम धारा निकालेंगे तो हमें पूरा टोटल आर लेना पड़ेगा टोटल, तब हम 3 भी जोड़ लेंगे। पर पहले जब आर निकालेंगे तो केवल इतने बॉक्स को हल करेंगे। ठीक है, जब हम आई निकालेंगे तो पूरा टोटल आर लेंगे, समझ गए। और जब बी निकालेंगे, ए बी के बीच है तो ए बी वाला आर लेंगे बस, ए नहीं लेंगे। ठीक है, अब देखो सॉल्व कैसे करेंगे।
तो मैंने आपको बताया था श्रेणी समांतर का फॉर्मूला, ये जब ऐसा डायग्राम को मिले, ये दोनों श्रेणी में जोड़ने हैं, ये दोनों श्रेणी में जोड़ने हैं, फिर इन दोनों को क्या करना है, समांतर। तो श्रेणी का फॉर्मूला आपको पता ही है, श्रेणी आप ऐसे लिख देंगे श्रेणी क्रम में जोड़ने पर। मैं शॉर्ट बता देती हूँ, पहले 4 और 2 को जोड़ो तो 6 ओम आएगा, ठीक है, यहाँ पे ओम लिखना पड़ेगा आपको। दूसरा 2 और 1 को जोड़ो तो 3 ओम आएगा। अब 6 और 3 को समांतर में जोड़ दो, 1/6 1/3, एलसीएम 6 आएगा, 6 कम 6, 3 का भाग दो 6 में, 3 दूनी 6, ये एलसीएम की तरह कर लेते हैं। तो 2 और 1 कितना आएगा, 3/6, और समांतर का फॉर्मूला 1/r होता है। तो r जब निकालेंगे तो वैल्यू पलट जाएगी, 6 ऊपर 3 नीचे। ये सवाल आपको नहीं आते तो आप प्लेलिस्ट में जाके न्यूमेरिकल देख सकते हैं, अलग से बनी हुई है। तो 3 दूनी 6, इस तरह से r हमारा 2 ओम निकल आएगा, कितने, ए बी के बीच। फिर से देखो क्या किया मैंने, इन दोनों को श्रेणी में जोड़ा, 4 और 2 6 आया, इन दोनों को श्रेणी में जोड़ा, 2 1 3 आया। अब समांतर में जोड़ रही हूँ तो समांतर का फॉर्मूला होता है 1/r, ठीक है। तो 1/6 1/3, फिर मैंने 6 और 3 का एलसीएम ले लिया, 6 आया, 6 का भाग दो 6 में, 6 एकम 6, 3 का भाग देंगे 6 में, 3 दूनी 6, तो 3/6 हो गया। अब ये घटाएंगे तो वैल्यू पलट जाएगी, 6 ऊपर 3 नीचे, 3 दूनी 6, तो आर हमारा हो गया 2 ओम, ये हमने निकाल लिया, ठीक है। अब देखो आई के लिए मैं टोटल आर लेना पड़ेगा, तो हमने इतने का तो आर निकाल लिया 2 ओम, ये मैं अभी आपको बता ही चुकी हूँ। ये श्रेणी में जोड़ेंगे 3, तो टोटल हमारा श्रेणी में सीधे से चलते हैं, तो टोटल आर हमारा कितना आया, 5 ओम। अब हम आई निकाल लेंगे, आई बराबर फॉर्मूला क्या होता है, B/R। तो बैटरी उसने कितनी दे रखी है, 10, और आर हम टोटल वाला 5 रखेंगे, ना कि 2 वाला, ठीक है। तो 5 रख दो, 5 दूनी 10, तो आई हमारा कितना निकलेगा, 2 एम्पियर। 2 आंसर निकल आए। अब तीसरा देखो, ए बी के बीच विभवांतर, तो ए बी वाला बस इतने का हमने आर टोटल कितना निकाला था, 2, वो ही रख देंगे, ठीक है। बी बराबर क्या होता है, ये सारे आंसर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब हमने ये आर निकाल लिया तो हमारा आई निकला, आई निकाल ले तो हम ये भी निकाल लेंगे। आई हमने अभी टोटल कितनी निकाली, 2, और आर हमने जो ए बी का लिया था अभी 2, वो लेंगे, बस पूरा नहीं लेंगे, ठीक है। 2 दूनी 4, बी का मात्रक वोल्ट होता है विभवांतर का, और विभवांतर को वोल्ट मीटर में मापा जाता है और धारा को अमीटर में। ये भी अपने में क्वेश्चन है। इस तरह से हमारे तीनों क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। इसका आंसर कितना आया था, 2, इसका 2, इसका 4। देखो ये दे रखे हैं 2 2 4 वोल्ट, कैसे है मैंने आपको बता दिया। अब आपकी आ जाती है केमिस्ट्री। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 7। और मैं आपको बता चुकी हूँ, अगर 7 है बिलियन तो उदासीन कहलाता है, 7 से कम है तो अम्लीय, और 7 से अधिक है तो क्षारीय। तो शुद्ध जल का हमारा, जल में कोई टेस्ट वगैरह नहीं होता ना कलर, तो आपका उदासीन कहलाता है, इसलिए इसका पीएच मान 7 होता है। निम्न में से कौन सी धातु साधारण ताप पर जल से क्रिया करती है, तो ये करती है आपके सोडियम Na। जस्ता किसे कहते हैं, जिंक को। लोहा किसे कहते हैं, आयरन को। कॉपर Cu आपको आना चाहिए तो इसमें Na आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्रोपेनल का क्रियात्मक समूह। आईपीसी की मैंने बहुत अच्छे से करवा रखी है, 3-4 वीडियो है, इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस पर जाकर आप देख लो, अच्छे से आपको आ जाएगी, क्योंकि 12th क्लास में भी आपको फिर हेल्प करेगी। अगर आप अभी नहीं सीखेंगे तो 12th में बहुत प्रॉब्लम होगी। तो देखो ये CO किसका ग्रुप है, कीटोन का, इस पर नॉन का साउंड आता है, कीटोन है, ठीक है, कीटोन। OH एल्कोहल का, इस पर नॉल का साउंड आता है, ये एल्कोहल का ग्रुप है। ये कार्बोक्सिलिक का ग्रुप है, इस पर नॉइक अम्ल का साउंड आता है। प्रोपेनल तो CHO पेनल का आता है, तो हमारा यही पहला होगा, प्रोपेनल। कैसे होता है, आईपीसी जब आप करोगे तो आपको आ जाएगा, ठीक है। नॉन का साउंड होता है नॉल, तो हमारा ये होता OH पे। नॉन होता तो ये वाला लगाते, नॉइक होता तो ये वाला लगाते, नैल है ना नल, इसे नल का साउंड बोलते हैं, तो यह CHO आएगा पहला आंसर, ठीक है। अब देख लेते हैं शॉर्ट। नहीं देखो आईपीसी का क्वेश्चन है फॉर्मेल्डिहाइड, तो फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला आना चाहिए, फिर आप आईपीसी नाम दे पाएंगे। फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है, SCHO,
और आईपीसी नाम। CHO पे भी मैंने जस्ट बताया नील का साउंड आता है, एक कार्बन है मेथ, तो इसका आईपीसी नाम क्या हो जाएगा, मेथेनॉल। ठीक है। और एसिटिक अम्ल का फार्मूला ये होता है हमारा CH3COOH, जिसे सिरका भी कहते हैं, सिरका में पाए जाते हैं विनेगर। तो इसका आईपीसी नाम, एक और दो, दो कार्बन है तो एथ हो गया, और COOH पे नोइक का आता तो इसका नाम होगा एथेनोइक अम्ल। तो ये भी आईपीसी का रिलेटेड है। तो इस तरह से आप देखो इसमें सॉल्यूशन भी दे रखा है। तो ये आपका हो गया। आपको फार्मूला आना चाहिए, ये देखो मेथेनॉल, इसका फार्मूला ये होता है, इसी से मेथेनॉल बन गया। एसिटिक अम्ल का मैंने बता ही दिया। देखो एसिटिक अम्ल का होता है हमारा एथेनोइक अम्ल। कैसे हो गया, देखो ये फार्मूला आपको आना चाहिए। दो कार्बन है तो एथ हो गया, COOH में नोइक आता तो एथेनोइक अम्ल, ये आपको अच्छे से आना चाहिए। सपोज मैथिल एल्कोहल बोले तो ये फार्मूला होगा मैथिल एल्कोहल, आईपीसी नाम मेथेनॉल। एथिल एल्कोहल पूछे तो C2H5OH, तो दो कार्बन है तो एथेनॉल। इस तरह से सारे आने चाहिए। फॉर्मिक अम्ल का पूछे, जो चींटी के डंक में पाया जाता है, वो ये रहा HCOOH, सारे याद कर लो, पूछे हुए हैं। इसका नाम होगा, एक कार्बन है तो मेथेनोइक अम्ल। ठीक है। तो ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए आईपीसी के लिए। नेक्स्ट देखो क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण देने हैं इसके। प्लास्टर ऑफ पेरिस को गर्म करते हैं तब क्या होता है, खाने के सोडे को करते हैं तब क्या होता है। तो आपको इसके फॉर्मूले आने चाहिए। खाने का सोडा होता है NaHCO3, यानी NaHCO3, ये C है यहाँ पे। ठीक है, सोडियम बाई कार्बोनेट। और प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है CaSO4.1/2H2O। तो इनको हीट अगर करेंगे तो क्या होगा, ये और ये दोनों अलग हो जाएंगे, और इसमें को करेंगे तो CO2 और H2O बनेगा। इसमें देखो कैल्शियम सल्फेट का ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला है। इसका रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इनका रासायनिक नाम भी पूछा था, हेमीहाइड्रेट। इसको हीट किया तो ये हमारा अलग निकल गया इतना, और ये पानी अलग हो जाएगा। इस तरह से कर लेंगे। अब देखो खाने का सोडा, सोडियम बाई कार्बोनेट, तो ये हमारा गर्म करेंगे तो ये बनेगा सोडियम कार्बोनेट और H2O और कार्बन डाइऑक्साइड। और बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगेगा, क्यों, क्योंकि Na2 यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 लगा देंगे। H भी 2 है तो ये भी बैलेंस हो गया। और C हमारा एक ये रहा तो C भी 2 हो गए तो बैलेंस हो गया। O कितने हैं, 3 का 2 में गुणा करो 6 हो गए, तो 3 4 और 2 6। इस तरह से बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगा दिया। और इसका नाम क्या है, सोडियम बाई कार्बोनेट। और धावन सोडा पूछे तो ये होता है Na2CO3 10H2, सोडियम कार्बोनेट। ये हो गया। नेक्स्ट देखो परमाणु क्रमांक 17 वाले का आवर्त और वर्ग बताना है। तो 17 को अगर तोड़ेंगे, परमाणु इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे तो 287 आएगा। ये हो गया हमारा 17। तो इसका 7th A, ठीक है, ये हो गया। और आवर्त हमारा कौन सा, इसमें कौन सा होगा, 3rd वाला। इसका आंसर देखो तृतीय आवर्त है। ठीक है, 7th A वर्ग है और आवर्त पूछा गया तो तृतीय हो गया। उसके बाद ये शॉर्ट क्वेश्चन और है, खनिज एवं एस की परिभाषा देनी है। तो सभी आयन जो खनिज होते हैं वो एस्क नहीं होते, ठीक है, और सभी एस्क जो होते हैं वो खनिज होते हैं। एक तो पॉइंट ये है। और इसकी डेफिनेशंस, और खनिज किसे कहते हैं, कि जो पृथ्वी होती है ना हमारे, उसके अंदर धातुओं के ऐसे होगी जिनमें रेत आदि की अशुद्धियाँ पाई जाती हैं। जो भी तत्व पाए जाते हैं उसमें रेत आदि की अशुद्धियाँ मिली तो आपके खनिज कहलाते हैं। और ऐसे क्या होते हैं कि वे खनिज जिनसे धातु को शुद्ध किया जाता है, निष्कर्षण किया जाता है, उनका शुद्ध किया जाता है, ठीक है, सुविधाजनक उनको बनाया जाता है, तो वो आपके ऐसे कहलाते हैं।
ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। उसके बाद उदाहरण भी आपको देने हैं, जैसे कि कोई धातु है, इनको जैसे इसमें मिला अयस्क बन गया, तो कॉपर का अयस्क पूछा जाता है, तो कॉपर का अयस्क क्या होगा, CuFeS2 FeSe2 S2 कॉपर पायराइट। एक होता है Cu2O कॉपर ग्लांस, ये इसके एस्क हो गए। और जो भी धातु है जैसे कॉपर है, मैग्नीशियम है, सोडियम है, ये सारी अंदर पाई जाती है, उसमें खनिज निकलते हैं। ठीक है, इनमें अशुद्धियाँ मिली होती हैं, फिर उनको शुद्ध करके जो चीज़ बनती है प्रक्रिया, वो आपके एस्क कहलाते हैं, जैसे Cu2O CuFeS2। ये कॉपर पायराइट बहुत पूछा गया, CuFeS2। ठीक है, याद कर लेना S2। ये हो गया। मेंडलीव का आवर्त नियम और मूल आवर्त नियम, ये आपको आने चाहिए, इंपॉर्टेंट है। आवर्त सारणी से आपको ज़्यादा कुछ याद नहीं करना, बस इनका आवर्त नियम, आधुनिक आवर्त नियम, गुण दोष और विकर्ण संबंध, बस इनकी डेफिनेशन आप याद कर लो, ज़्यादा इसमें से कुछ नहीं पूछा जाता। तो सबसे पहले आवर्त नियम मेंडलीव का बता देती हूँ क्या था। मेंडलीव ने बोला था कि तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। किसके, परमाणु भारों के। ठीक है, इन्होंने परमाणु भार पर जोर दिया था। तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं, ये बताया था मेंडलीव ने। जो आधुनिक आवर्त नियम दिया था, ये मॉजले ने दिया था। पूछा था आधुनिक किसने दिया, मॉजले ने। इन्होंने सेम डेफिनेशन थी, बस परमाणु भार की जगह क्या ले लिया था, परमाणु क्रमांक ले लिया था। सेम आप ये लिखोगे, इनके अनुसार तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है, जो मॉजले ने बताया था वो क्या बताया था, परमाणु क्रमांक। फिर से लिख देती हूँ। मूल आवर्त नियम क्या था, तत्वों के रासायनिक और भौतिक जो भौतिक गुण होते हैं वो परमाणु क्रमांक, परमाणु भार, ठीक है, सॉरी परमाणु भार आएगा मेंडलीव का। और जो मॉजले ने दिया था आधुनिक आवर्त नियम, उन्होंने बोला था तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है, क्या लेंगे, परमाणु क्रमांक। ये आधुनिक है और ये मेंडलीव का परमाणु भार पर जोर दिया था। ये हो गया हमारा। अब देख लेते ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट हुआ। संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन। अच्छा, एक हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन आती है, जो तत्व हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनते हैं हाइड्रोकार्बन कहते हैं, जैसे आईपीसी में बोला जाता है। ठीक है, आईपीसी की पूरी चेन उसी पे बेस है। संतृप्त क्या होता है, ये कम क्रियाशील होते हैं, ये अधिक क्रियाशील होते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट, इसमें एकल बंध वाले आते हैं, जैसे एन का साउंड होगा, मेथेन, एथेन। असंतृप्त में द्विबंध और त्रिबंध वाले आते हैं, जैसे एथीन, ठीक है, एथाइन, डबल और ट्रिपल बॉन्ड आती है, तो ये असंतृप्त में कहलाएंगे। तीसरा पॉइंट क्या आता है कि ये ब्रोमीन जल का भूरा रंग नहीं उड़ाते हैं और ये उड़ा देते हैं। 3 पॉइंट कर लो बस, बहुत है। ठीक है, एक और बता देती हूँ मैं, इसमें ये क्या करते हैं, जो असंतृप्त होते हैं वो प्रस्तापन अपक्रिया दर्शाते हैं। कौन सी, प्रस्तापन अपक्रिया। ठीक है, जिसमें एक जगह चेंज हो जाती है। और जो दूसरे हैं असंतृप्त, ये योगात्मक अपक्रिया दर्शाते हैं, मतलब 2 जुड़कर 1 बनाते हैं। ये योगात्मक अपक्रिया दर्शाते हैं, ये प्रस्तापन अपक्रिया है। ये कम क्रियाशील होते हैं, अधिक क्रियाशील होते हैं। इसमें एकल बंध वाले तत्व आते हैं, इसमें द्विबंध और त्रिबंध वाले आते हैं। और ये ब्रोमीन जल का जो भूरा रंग होता है नहीं उड़ा पाते संतृप्त, और ये उड़ा देते हैं। इस तरह से 4 पॉइंट कर लो आप। ठीक है, अब कर लेते हैं आगे का सजातीय श्रेणी। सजातीय श्रेणी में क्या करना है आपको, सिंपल सी होती है, सक्रियता श्रेणी या सजातीय श्रेणी। जिन धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में, ठीक है, अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है धातुओं को क्रियाशीलता के आधार पर, तो वो आपकी जो श्रेणी बनेगी वो आपकी सजातीय श्रेणी कहलाती है। इसमें श्रेणी से चलते हैं, सबसे अधिक क्रियाशील होती है आपकी पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, इस तरह से चलते जाएंगे। फिर आपका हाइड्रोजन आएगा। हाइड्रोजन से नीचे स्थित कौन कौन सी होती है, ये कम क्रियाशील होती हैं। एक कॉपर होती है, कॉपर के बाद आपका मरकरी यानी पारा, और सिल्वर और गोल्ड यानी सोना, ये हाइड्रोजन से नीचे स्थित होती हैं। सबसे कम क्रियाशील कौन हुई, सोना। सबसे अधिक होगी आपकी पोटेशियम। और इससे क्वेश्चन और आता है कि
ये धातु और अधातु आपको बतानी जो द्रवावस्था में पाई जाती है। तो धातु बोले तो मरकरी आएगा जो द्रवावस्था में पाई जाती है, और अधातु बोले तो ब्रोमीन कमरे के ताप पर। ये अधातु होते हुए भी द्रवावस्था में पाई जाती है। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन में पूछे आते हैं। ठीक है, अब कर लेते हैं साबुन। साबुनीकरण अच्छे से आना चाहिए आपको किस तरह से बनता है। जब किसी तेल या वसा के साथ क्षार को गर्म करते हैं तो साबुन बनता है, और ये इसकी क्रिया साबुनीकरण कहलाती है। और डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी। और साबुन की आप डेफिनेशन लिखनी हो तो आप कैसे लिखेंगे? साबुन उच्च अणु भार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम व पोटेशियम के लवण होते हैं। ठीक है, ऐसे लिख देंगे। साबुनीकरण में आपको करवा ही चुकी हूँ, पहले ही बताया था। अपमार्जक क्या होते हैं कि अपमार्जक ऐसे बताते हैं, चाहे आपका कैसा भी पानी हो, चाहे खारा पानी हो, चाहे मृदु, यानी पानी मृदु जल होता है, कठोर जल होता है। मृदु में क्या होता है, झाग बन जाते, कठोर में नहीं बनते। पर अपवार्जक ऐसी चीज़ है उसको मिलाने से चाहे पानी कैसा भी हो, खारा हो या नॉर्मल हो, तो उसमें झाग उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, ये आपका अपमार्जक में आएगा। इस तरह से आप लिख देंगे कि एक लंबी श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक होते हैं। ठीक है, इसमें अमोनियम लवण होते हैं जो क्लोराइड और ब्रोमाइड आयनों के साथ बनते हैं, और इन्हें कठोर जल में भी मिला दें तो उसमें भी झाग बन जाते हैं। अपमार्जक का उपयोग जो होता है वो शैम्पू वगैरह में, कपड़े धोने के साबुन में, इनमें यूज करते हैं, तभी तो झाग बनने लगते हैं। इस तरह से आप इनका कर सकते हैं। अब आपका इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन ये एथिलॉइक नहीं है, एथिनॉइक है। एथोनिक अम्ल की क्रियाएं आपको दिखानी है। एस्टीकरण क्या होता है, NH के साथ, इसके साथ, इसके साथ। तो आपको एथेनोइक अम्ल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। इसने IUPAC नाम दिया है एथेनोइक। अभी जस्ट मैंने आपको बताया था एथेनोइक क्या होगा, CH3COOH। इसी को ही एथोनिक अम्ल कहते हैं। वैसे नॉर्मल से एसिटिक अम्ल बोलेंगे जो सिरका होता है, और IUPAC नाम 2 एथे COOH नोइक अम्ल, तो एथे नोइक अम्ल। ठीक है, तो अब देखो, अब आपको फॉर्मूला पता चल गया एथेनॉइक का कि ये है हमारा। तो इसी की क्रिया आपको NaOH से दिखानी है, इसी की इससे दिखानी है, इसी की इससे दिखानी है। अब क्या क्या बनेगा वो देखते जाओ फटाफट। देखो, सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेप में देखते हैं। ऐसे ना करके देखो, ये हमारा एसिटिक अम्ल हो गया, इसे एथेनॉइक कहेंगे क्योंकि COOH लगा रहा है। ठीक है, इसकी क्रिया सबसे पहले एस्टीकरण दिखा रहे हैं, तो एस्टीकरण में इसकी क्रिया आपको किससे करानी है, C2H5। ये एथिल अल्कोहल से करवाई जा रही है, C2H5OH। ठीक है, तो आप इससे इसी तरह से बना दो। मैं शॉर्ट में बताती हूँ आपको तो किस तरह से आपको करना है। देखो, ये लिखेंगे आप CH3COOH प्लस C2H5OH। अब एरो ला के बना देंगे CH3, इतना ले लेंगे ये, और फिर ये ले लेंगे C2H5। ठीक है, ये ले लिया, इतना बन गया। अब हमारा एक H ये बचा, एक H ये बचा, O बचा, तो इससे पानी बन जाएगा। तो ये बन गया हमारा। ठीक है, CH3COO C2H5 ये बनेगा और पानी बनेगा, तो यही क्रिया आपकी एस्टीकरण कहलाएगी। ठीक है, इसको इस तरह से दे रखा है, तो ये हो गया। अब दूसरा देखो, आप इसको अगर ये टफ लग रहा हो तो मैंने जो बताया आप नॉर्मल कर लो। CH3CO लिख के C2H5 बना देना। ऐसे लिखेंगे CH3CO C2H5 प्लस H2, ये हमारा एस्टीकरण हो गया। अब NaOH के साथ देखो, तो सेम यही प्रोसेस है। CH3COO और Na ले लिया, इसके साथ CH3COO Na ले लिया, प्लस बचा क्या, एक H ये बचा, एक HO ये बचा, तो इससे फिर से पानी निकल जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया हमारा, ये सोडियम एसिटेट हो गया, ये एथिल डाई एसिटेट था पहले वाला। ठीक है, अब यहाँ देखो थर्ड फिर से, अब सोडियम बाइकार्बोनेट से क्रिया करा रहे, ये वही है जो खाने का सोडा भी करवाया था। तो इससे क्या बनेगा, सेम वही है, आगे का पोर्शन उठाते जाओ। CH3CO ले लिया हमने, ये लिया, और Na ले लिया, इतना जोड़ दिया। अब H2O बन गया, पानी बन गया, और CH2, ये बैलेंस करने के लिए इतना छोड़ दिया। आप इसको देख लेना पूरा बैलेंस हो रहा है कि नहीं, देखते हैं। C कितने यहाँ पे, 1 2 3। ठीक है, तो 1 2 3 ऐसे हो गया। O देख लो, 2 3 5,
2 और 3 5, तो देखो 2 ये रहे, 3 और 2 5। ठीक है, इसको आप इस तरह से कर लेंगे। इसमें देखो ओ बैलेंस नहीं है, तो आपको ये यहाँ से ये नहीं करनी है। मैं जो बता रही हूँ ना वो करना। देखो इसमें क्या कहेगा, यहाँ पे CH3CONA ये ले लेंगे। फिर आपका कितना बचा, H और ये बचा, तो इससे आप यहाँ बनाए देंगे H2O CO3 हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये बन जाएगा। तब आपका ये पूरा बैलेंस हो गया, क्योंकि बैलेंस भी होना चाहिए दोनों साइड। ये तो बैलेंस थी आपकी। अब इसने पूछा था सोडियम कार्बोनेट से क्रिया कराओ, तो सेम यही प्रोसेस है। CH3CONA यहाँ तक ले लेंगे। बैलेंस करने के लिए देखो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो यहाँ पे 2 लगा देंगे। बैलेंस करने के लिए हमने 2 लगा दिया। फिर H2O और CO2, ये तो बैलेंस है, तो ये बन जाएगा आपका। तो आपको एसिटिक अम्ल से ये चारों रिएक्शंस हो जाती हैं। बस यहाँ पे आइए, आप करेक्शन कर लेना, यहाँ पे H2CO3 आएगा, ये बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, अब आपका करना है मेथेन की दहन अपक्रिया, मतलब मेथेन को जला के दिखाना है कि ऑक्सीजन से क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा। फिर एथिलीन की युगात्मक क्रिया करनी है, मतलब C2H4 को जोड़ के दिखाना है। फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस का जलयोजन करना है, अभी जस्ट किया था उसको गर्म करके। तो यही करते जाएंगे फटाफट। देखो हमारा मेथेन यानी मार्स गैस कहते हैं इसे, इसकी ऑक्सीजन से क्रिया करा दो। दहन का मतलब ऑक्सीजन के साथ जला के दिखाओ, तो हमारा CO2 बन जाएगा और एक पानी बन जाएगा। ठीक है, H2O। बैलेंस करने के लिए आपको 2 लगा देंगे। क्यों, यहाँ पर देखो O2 है, यहाँ पर 2 O है। ठीक है, H बैलेंस नहीं है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है। यहाँ से देख लो, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 ही तो यहाँ पे क्या करके 4 हो जाते हैं, यहाँ पे 2 लगा दे। सपोज यहाँ पे 2 लग गया। ठीक है, अब आपका बैलेंस हो जाएगा, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे लग जाएगा। देखो 2 दूनी 4, तो 2 O तो ये रहे, 2 ये रहे, 4 हो गया बैलेंस। C हमारा एक ये था, तो एक ही है, तो ऑक्सीजन हमारे हाइड्रोजन 4 है, तो 2 दूनी 4, ये बैलेंस हो गया। एथिलीन को दिखा दो जोड़ के। देखो आप ऐसे ना करो तो ऐसे करो, C2H4 इसके हाइड्रोजन से क्रिया करा देंगे। योगात्मक में दिखानी है ना, तो दोनों को जोड़ के ये बन जाएगा C2H6, एथेन बन गई। या तो आप ये वाली कर लो या ऐसे कर लो, ये भी एथेन ही है, इस तरह से ये हो गया। लास्ट में हमारा कैल्शियम सल्फेट, इसका जलयोजन दिखाना, तो इसको हीट करेंगे यहाँ पे, तो ये कैल्शियम सल्फेट अलग हो जाएगा और दोनों को जोड़ देंगे। ये वाला और ये वाला पानी मिलके कितने बन जाएंगे, 2H2O। हाफ ये रहा और ये है आपका, तो 2H2 ये आपका बन गया। इस तरह से ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, तो आपकी रिएक्शन हो जाएगी। अब देखते हैं बायो के क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है, जल का वहन, भोजन का वहन, अमीनो। तो इसमें टिक थी जा से जाइलम, जा से जल। ठीक है, तो इसका जल का वहन होगा। और फ्लोम का पूछे तो फा से फ्लोम और फा से फूड। अगर भोजन का पूछे स्थानांतरण, तो फ्लोम करेगा, और जल का तो आपका जाइलम। गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं करते। धूप वाले दिन तो करेंगे क्योंकि हीट मिलेगी, गर्म दिन होगा तब भी करेंगे, वायु वाले दिन भी करेंगे। ठीक है, पर जब बादल होंगे तो उसमें धूप होगी नहीं, तो इस तरह से उसका यूज वहाँ पे नहीं करेंगे। सेकंड होगा, बादल वाले दिन इसका यूज नहीं करते हैं। थर्ड है, मस्तिष्क उत्तरदायी है सोचने के लिए भी, हृदय स्पंदन के लिए भी, शरीर का संतुलन बनाने के लिए। तो इसमें ऑप्शन आएगा फोर्थ, सभी। इसमें आपका कौन सा मानव है, यहाँ पे माँ आएगा, मादा जनतंत्र का भाग नहीं है, तो इसमें आएगा थर्ड, शुक्रवाहिका। अब देख लेते हैं इसका शॉर्ट। नेक्स्ट नंबर देखो, स्वपोषी पोषण की आवश्यक परिस्थितियाँ कौन सी हैं और उनके अंतिम उत्पाद क्या है। तो स्वपोषी जीव जो होते हैं उसमें CO2, पानी, इसका यूज करके अपने भोजन का निर्माण करते हैं, तभी तो ये अपना स्वपोषी कहलाते हैं। ठीक है, इसमें अंतिम उत्पाद क्या बनता है, तो इसकी रिएक्शंस आपको आनी चाहिए। जो भोजन में प्रकाश संश्लेषण की 6CO2 + 12H2O, ये बैलेंस करने के लिए 612 लाया गया है, तो इससे बनेगा हमारा C6H12O6 + O2 6O2। ठीक है, बैलेंस करने के लिए ऑक्सीजन
प्लस 6H2O। ठीक है, ये हो गया। फिर इसको दोबारा से अगर हम करेंगे तो लास्ट में हमारा यही उत्पाद जो पूछ रहा है वो यही बनेगा, ग्लूकोज। ठीक है, इस तरह से हो जाता है अंतिम उत्पाद। अब मानव के बेशर के कार्यों का उल्लेख करना है। जो टेस्ट होते हैं तो इसमें क्या होता है, एक इम्पोर्टेंट हार्मोन्स स्रावित होता है। ठीक है, तो उस हार्मोन्स का आपको याद होना चाहिए। इसमें एक जो टेस्टिस होते हैं ना, इसमें लेडिंग सेल्स पाई जाती हैं। ठीक है, लेडिंग कोशिका बोलते हैं, उससे एंड्रोजन्स हार्मोन्स उत्पन्न होते हैं। इसमें प्रमुख हार्मोन है आपका टेस्टोस्टेरोन्स। ठीक है, किस तरह से लिखेंगे इसको, देखो, टेस्टो स्टे टेस्टोस्टेरोन, ये हार्मोन्स उत्पन्न करने में सहायक होते हैं, इसका मेन कार्य है। ठीक है, फिर आपको जैव विकास को उदाहरण से समझाना। तो लेमार्क ने 2 उदाहरण दिए थे, एक तो जिराफ पर, एक दिया था सांपों पर। तो लेमार्क ये आप एग्जाम्पल में बता देंगे। उन्होंने बताया था कि लेमार्क जो इसकी बुक थी फिलोसिफ जूलॉजिक। ठीक है, फिलोसिफ जूलॉजिक बुक में इन्होंने अपने सिद्धांत दिए थे, अंगों का उपयोग, अनुपयोग, लक्षण की बस। ये तो आप उसमें लिखेंगे। एग्जाम्पल में आप जिराफ दे देंगे, सर्प। इन्होंने बोला था कि सांपों के पहले पैर होते थे, पर वो बिल में जाते थे तो उनको प्रॉब्लम होती थी। उन्होंने धीरे धीरे उनका यूज करना बंद कर दिया, तो वो धीरे धीरे उनके पैर गायब हो गए। इन्होंने ये बताया था कि जिस अंग का प्रयोग करेंगे वो तो रहेगा आगे तक, जिसका अंग का प्रयोग नहीं करेंगे वो धीरे धीरे एक ऐसी स्थिति आएगी कि वो अंग गायब हो जाएंगे। तो सांपों का ये हो गया। जिराफ का बताया था कि इनके पूर्वज जो थे वो छोटी गर्दन वाले थे, तो वहाँ पे घास फूस जब फिनिश होती गई तो उनको अपनी गर्दन को ऊंचा करना पड़ता था, पेड़ पौधों के पत्ते खाने के लिए ऊंची गर्दन करनी पड़ती थी। तो इसलिए जब ऊंची गर्दन करते करते उनकी एक ऐसी स्थिति आई कि उनकी जो गर्दन थी वो लंबी होती गई। तो आज के टाइम पे जैसे उनके फिर जितने भी जिराफ उत्पन्न होंगे आगे पीढ़ी के, सारे लंबी गर्दन वाले उत्पन्न हुए। ठीक है, ये आप इस तरह से एग्जाम्पल समझा देंगे, और लॉन्ग में आप ऐसे लिख देंगे, बुक में सिद्धांत दिया था। ये हो गया। नेक्स्ट देखो, क्या हो गया एकदम खाद कड़ी के प्रथम स्तर को सभी जीवों को समाप्त कर दें। तो इससे क्या होगा, पारिस्थितिक तंत्र पूरा संतुलन बिगड़ जाएगा। ठीक है, ये होगा क्यों, क्योंकि देखो घास को कीड़े मकोड़े खाते हैं, कीड़े मकोड़े को मेढक खाते हैं, मेढक को सांप, सांप को मोर या बाज खा लेते हैं। इस तरह से ये श्रृंखला चलती है, सभी की स्थिति बराबर बनी रहती है, ना कोई कम होता है ना कोई ज़्यादा होता है। अगर देखो ऐसा नहीं होगा तो एक की जैसे मेढक सांप सारे फिनिश कर दो तो मेढक को कौन खाएगा, मेढक को अगर सब मार डालो तो कीड़े मकोड़े कौन खाएगा। इस तरह से ये पूरा पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ जाएगा ऐसा करेंगे तो। ठीक है, या फिर आप ये ओजोन परत का कर दो। ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है, O3, और ये हमारी परावैंगनी किरणों से रक्षा करती है। इसमें बताते कि थोड़ा होल हो गया है, अगर ये ना होगी तो क्या होगा, सभी को त्वचा कैंसर हो जाएगा। अगर परावैंगनी किरणें सीधी पृथ्वी पर आके गिरेंगी तो सभी को स्किन कैंसर हो सकता है। तो इसके लिए कौन कौन से कदम उठाइए आप इसको बना के लिख देंगे। ठीक है, ये हो गया। लास्ट में देखो, लास्ट क्वेश्चन हमारा, नेफ्रॉन जो किडनी होती हैं ये प्रमुख उत्सर्जीय अंग होते हैं। ठीक है, इनकी कार्य विधि बता दो, या पादप में जल खनिज लवण का बहन की विधि बतानी है। और जल का बहन कौन करता है, जाइलम। ठीक है, ये जड़ों के द्वारा जाते हैं खनिज लवण, और जो भोजन का भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण जो करता है कौन ले जाता है, वो फ्लोम ले जाता है। आप ये कर दो। ठीक है, बायो में जैव प्रक्रम के लॉन्ग क्वेश्चन याद कर लो, हृदय वाला, पाचन तंत्र, आहार नाल, श्वसन तंत्र, और इधर मेंडल के नियम, लैमार्क, डार्विन, इन क्वेश्चनों में से लॉन्ग आपको 100% मिल जाएंगे। शॉर्ट में सारे अंतर कर लो, धमनी शरा, रुधिर लसिका मैं करवा चुकी, ये सारे अंतर आपको याद कर लेने हैं। श्वसन, दहन, ऑक्सी, अनॉक्सी, इनमें से डेफिनेटली आपको मिल जाएगा। बायोलॉजी के यही चैप्टर इंपॉर्टेंट है, मेंडल, लैमार्क, डार्विन वाला जैव प्रक्रम में से बहुत पूछा आता है। प्रकाश संश्लेषण को आप याद कर लो। तो इस तरह से आपका पूरा सोल्यूशन हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और अब इससे पहले प्रीवियस में जितने मैंने करा रखे हैं उनकी प्रैक्टिस कर लो, आपको बहुत सारे क्वेश्चन यूपी बोर्ड एग्जाम में सीधे मिलेंगे उसी से। ठीक है, थैंक यू सो मच।